लगेगा। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। हमारा आवर्तकाल t बराबर, यहां पर समझा रहा हूं, t बराबर क्या होता है 2 पाई r अपॉन v, ये होता है। क्लियर है? ये मैंने आपको पहले भी डेरिवेशन में कराया था, चलो एक बार और बता देता हूं। आवर्तकाल क्या होता है, एक कण को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। क्लियर? तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी उसकी चली गई, यानी कि यहां से चला वृत्तीय पथ पर वो चला, तो इस तरह से एक चक्कर उसने पूरा करा, यानी कि ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के। और परिधि यदि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो परिधि कितनी होगी 2 पाई r, और इसका वेग कितना मान लिया हमने v वेग से चला, तो इस कण का जो आवर्तकाल निकल का है t बराबर 2 पाई r निकल का है, जो यहां पर भी। क्लियर है इतनी बात? आवर्तकाल हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। अब r बराबर त्रिज्या क्या होती है m v अपॉन q b। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहां से v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो v की वैल्यू कितनी हो गई q b r अपॉन m। ठीक, इसे यहां पर मेंशन कर दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या मेंशन कर दिया, समीकरण 1 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक, अब v की वैल्यू हमने यहां पर पुट करी, तो t बराबर 2 पाई r, और v की वैल्यू कितनी हुई q b r अपॉन m। r से r कैंसिल, तो t, ये जो m सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 पाई m अपॉन q b। अब इसका जो सूत्र निकल का है आवर्तकाल, यानी कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तब उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2 पाई m अपॉन q b के बराबर हो जाएगा। जो किस किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर निर्भरता देखेंगे कि यह आवर्तकाल कण के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, यह आवर्तकाल कण के आवेश पर निर्भर कर रहा है, और यह आवर्तकाल कण के वेग पर चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर कर रहा है। बाकी हमारा कि जब ये यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ पर इसकी त्रिज्या बड़ी होती जा रही थी, त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा। यहाँ पर इसका वेग भी बढ़ता जा रहा था, तो वेग पर भी निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक चक्कर जितना भी इसकी त्रिज्या बढ़ती जाए या वेग बढ़ता जाए, तो इसका चक्कर पूरा करने में जो लगा समय रहेगा वह t यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय हम कर लेते हैं, जितना समय से यहाँ तक लगा उतने समय में क्या है, इसे इस प्रकार इसकी आवृत्ति को इस प्रकार सेट करते हैं कि ये माइनस और ये प्लस, और फिर उतने ही समय में यह प्लस और ये माइनस हो जाती है। क्लियर हो गई बात? एक निश्चित समय वाली बात ये समझाने के लिए ये मैंने यहाँ पर किया। अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेंगे यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की। एक मिनट, हाँ ठीक लिख रहा था मैं। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग देख लेंगे साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा। साइक्लोट्रॉन में स्थित धनावेशित कण की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन में स्थित जो धनावेशित कण है, जब ये त्वरित हो जाता है, यहाँ पर स्थितिज की जगह गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह किसके बराबर हो जाती है वो निकालेंगे। गतिज ऊर्जा को Ke यानी कि काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। Ke यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक, बराबर किसके होती है स्थितिज ऊर्जा? फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हुए आए हैं। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv², जहां m क्या होता है कण का द्रव्यमान और वेग क्या होता है उस कण का वेग। ठीक, तो यहाँ पर हाफ mv²। अब v का मान यहाँ पर देख लेंगे, समीकरण 1 से कितना है
चूंकि B बराबर किसके होता है, क्यू बी आर अपॉन स्मॉल m के होता है। क्लियर है इतनी बात? ये मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि इसका आपको लेना देना नहीं है। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, एक कहां पर, के ई बराबर हाफ एम, v की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी आई हमारी, क्यू बी स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम का स्क्वायर। बट अब क्या है, इसे बस सॉल्व करना और हमारा के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो के ई बराबर हाफ एम, सॉरी ये एम ऐसे ही रहेगा, Q का स्क्वायर जब स्क्वायर खोलेंगे B का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर अपॉन M का स्क्वायर। इस M से इसकी एक घात कैंसिल, तो के ई बराबर 1/2 Q स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन M। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या आ गया हमारी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी कि साइक्लोट्रॉन में की गतिज ऊर्जा, या इसी हेडिंग को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, साइक्लोट्रॉन में स्थित धनावेशित कण की गतिज ऊर्जा। तो अगर ये भी आ जाता है तो कितनी होती है हमारी, इतनी होती है। क्लियर है? वेरी गुड। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था साइक्लोट्रॉन, इसे हम लिख लेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लिखा जाता तो मुझे कॉल कर देंगे और पीडीएफ के लिए बोल देंगे, तो मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा इसकी। यहाँ पर मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा, जब समझाने में इतना समय लगा तो इसे लिखने में कितना समय लगता है, यानी कि 3-4 लेक्चर इस पे ही बन जाते हैं, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, उसके अंदर कोई धारावाही लूप रखा हुआ है, उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब बल युग्म के आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। जैसे द्विध्रुव का आघूर्ण निकाला था हमने पहले चैप्टर में, वहां भी टो से रिप्रेजेंट करा था। यहाँ पर हम बल युग्म का आघूर्ण निकालने, तो इसे भी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टो से। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर, अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 ध्रुव खंड बना लिए चुंबक के, एक हो गया हमारा N और यहाँ पर हो गया दूसरा हमारा S। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें क्या है, एक धारावाही लूप स्थित है, ये यहाँ पर हमने एक धारावाही लूप स्थित कर दिया। धारावाही लूप का मतलब हो गया, इसमें क्या है, विद्युत धारा हमारी प्रवाहित है, जो चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, यानी कि इस तरह से चल रहा है। अब क्षेत्र की दिशा से यह लूप जो है कुछ इस तरह से दिखा हुआ है, यानी कि इसका दूसरा डायग्राम अगर हम देखें तो यह जो है इस तरह से बना रहा है थीटा कोण। ठीक है, यह थीटा कोण पर हमारा अंतरित किया हुआ है। ठीक, इसकी इस लूप की भुजा हमने मान ली आयताकार लूप ले लिया, P Q R S। ठीक, ये धारा इस तरह से इसमें प्रवाहित है, तो धारावाही लूप बन गया यहाँ पर। अब इस पर बल युग्म आघूर्ण हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं।
क्लियर हो गई इतनी बात।